दोस्तों YouTube पर आज मेरा 7वां वीडियो है, टोटल 7th वीडियो है और आज का वीडियो भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। मुझे लग रहा है कि आप लोगों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, आप लोगों को अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो, मेरे क्वेश्चंस कंटेंट अच्छे लग रहे हैं, मेरे एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को समझ में आ रहे हैं और वो भी अच्छे रहते हैं। अगर ऐसा है तो अनुरोध है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों और कोई भी स्टूडेंट्स जो जानने वाले हैं आपको उसको भी रिकमेंड करें और सब्सक्राइब करने के लिए कहें। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। तो आते हैं आज के पहले क्वेश्चंस पर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की दूसरी, कीवर्ड है दूसरी, परमाणु ऊर्जा संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी कौन है? भारत की दूसरी परमाणु ऊर्जा संचालित बैलिस्टिक मिसाइल कौन है, जिसे दिनांक 29 अगस्त 2024 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो इसका उत्तर है INS अरिहंत। फिर से एक बार बोल देता हूं, दूसरी परमाणु ऊर्जा संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी कौन है? INS अरिहंत। तो आइए इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में दिनांक 29 अगस्त 2024 को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में भारत की दूसरी परमाणु ऊर्जा संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिहंत को नौसेना में शामिल किया गया। इसके साथ ही INS अरिहंत भारत की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड में शामिल हो गई। अरिहंत जो है भारत के स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड में शामिल हो गई। उल्लेखनीय है कि जितने भी न्यूक्लियर वेपन हैं वे सब भारत के स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड का हिस्सा है। ये बात याद रखिएगा कि जितने भी न्यूक्लियर वेपन है भारत के, वे सब भारत के स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड का हिस्सा है। इस कारण INS अरिहंत भी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड का हिस्सा है। ये बात इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछा जाता है कि INS अरिहंत क्यों भारत के स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड का हिस्सा है? क्योंकि ये एक न्यूक्लियर वेपन है। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड सीधे PMO को रिपोर्ट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को रिपोर्ट करते हैं। अब आगे इसमें पॉइंट है, INS अरिहंत भारत की पहली न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन थी। INS अरिहंत से पहले बना था। ये INS अरिहंत भारत की पहली न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन थी, जिसे 2009 में पानी में लॉन्च किया गया था और 2016 में कमीशन किया गया। अब ये INS अरिहंत के बारे में था, जो INS अरिहंत से का पूर्ववर्ती था, है अभी भी काम कर रहे हैं। अब INS अरिहंत 111.6 मीटर लंबी है, 112 मीटर लगभग हो गया तथा 11 मीटर चौड़ी है। इसका वजन 6000 टन है। इसकी रफ्तार पानी की सतह पर 12 से 15 नॉटिकल मील तथा पानी के भीतर 24 नॉटिकल मील प्रति घंटा है। तो इसका रफ्तार याद रखा जा सकता है कि 12 से 15 नॉटिकल मील तथा पानी के भीतर 24 नॉटिकल मील प्रति घंटा है। अब एक नॉटिकल मील कितना होता है? एक नॉटिकल मील जो होता है वो 1.852 किलोमीटर होता है और जो एक मील होता है वो 1.609 या 1.61 किलोमीटर होता है। 1 माइल जो धरती पर होता है एक मील, वो होता है 1.609 1.6 मील और समुद्री मील जो होता है 1.852 किलोमीटर होता है। तो 12 से 15 नॉटिकल मील समुद्री मील तथा पानी के भीतर 24 नॉटिकल मील की रफ्तार है INS अरिहंत की। यह भारत के एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसे 1980 में लॉन्च किया गया और INS अरिहंत भी भारत के एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट का ही हिस्सा है। अब एक बात और जान लेते हैं, INS अरिहंत पर 12 K-15 सागरिका मिसाइल जिनकी क्षमता 750 किलोमीटर है या 4 K-4 मिसाइल जिनकी क्षमता 3500 किलोमीटर तैनात किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, INS अरिहंत पर 12 K-15 सागरिका मिसाइल जिनकी क्षमता 750 किलोमीटर है या 4 K-4 मिसाइल जिनकी क्षमता 3500 किलोमीटर तैनात किया सकता है। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है, K-15 सागरिका मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है?
तो 750 किलोमीटर। और K4 मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? 3500 किलोमीटर। और K4 मिसाइल जो है वो अभी अंडर डेवलप्ड है, बनाया जा रहा है। आज का दूसरा क्वेश्चन है 29 अगस्त को भारत में खेल दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? तो एक क्वेश्चन ये भी हो गया कि भारत में खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को भारत में खेल दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो इस दिन मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस है। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के कारण। आइए इस बारे में और कुछ बातें जान लेते हैं। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद और प्रयागराज में हुआ था। वे 1928, 1932 और 1936 में लगातार 3 ओलंपिक गोल्ड जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा थे। इससे पहले भी भारतीय टीम ने हॉकी जीता था, बाद में भी हॉकी टीम ने गोल्ड जीता। लेकिन वो किस टीम का हिस्सा थे? 1928, 1932, 1936 टीम का हिस्सा थे, इसमें भारतीय टीम ने गोल्ड जीता। 1948 में उन्होंने भारत की तरफ से अपना आखिरी हॉकी मैच खेला। इस्ट अफ्रीका टूर से आए थे। उसके बाद वो सीरियस हॉकी से धीरे धीरे अपने आप को अलग कर लिया उन्होंने। हालांकि एक मैच खेला था 1948 में भी ओलंपिक हुआ था, जिसमें वो रेस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से ओलंपिक टीम के खिलाफ खेले थे। हालांकि उनकी टीम 2-1 से हारी थी, लेकिन उस मैच में भी उन्होंने गोल किया था। 2-1 से उनकी टीम हारी थी, लेकिन 2-1 मात्र में उनकी टीम ने किया था। रेस्ट ऑफ इंडिया ने ओलंपिक खेलने वाली भारतीय टीम के विरुद्ध किया था, उसमें वो गोल किया था मेजर ध्यानचंद ने ही। 1956 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 3 दिसंबर 1979 को उनका देहावसान हुआ। एम्स अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली में। अब यहाँ पर एक तो चीजें इंपॉर्टेंट है या जानने योग्य है, इंटरेस्टिंग है कि एक बार उनके हॉकी को तुड़वा के देखा गया था कि कहीं इसमें चुंबक तो नहीं है, इतने अच्छे हॉकी खेलते थे। एक बार उनके हॉकी स्टिक की जांच भी की गई कि क्या इसमें गोंद लगाए हुए हैं कि हॉकी का जो बॉल है उनके हॉकी स्टिक में चिपक जाती है। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में उनका खेल देखकर हिटलर बहुत ही प्रभावित हुए थे और उन्होंने मेजर ध्यानचंद को, जब वो उस समय लोअर रैंक पर थे, को जर्मन आर्मी में एक अच्छे पद का भी ये दिया था उनको कि एक अच्छे पद पर आप आ जाइए जर्मन आर्मी में। लेकिन मेजर ध्यानचंद ने मुस्कुराकर इस ऑफर को ठुकरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी। तो गौतम अडानी सबसे अमीर व्यक्ति है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। आइए इस रिपोर्ट के बारे में और बातें जान लेते हैं। इस रिपोर्ट में जो बातें कहेंगी उसके बारे में और कुछ जान लेते हैं। तो इस रिपोर्ट के अनुसार गौतम अडानी की कुल संपत्ति एक साल में 95% बढ़कर 11.62 लाख करोड़ हो गई है। उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री के मुकेश अंबानी 10.15 लाख करोड़ को पीछे छोड़ा। मतलब पहले स्थान पर गौतम अडानी, दूसरे स्थान पर मुकेश अंबानी हैं। अब आगे है रिपोर्ट के अनुसार भारत की तीसरी सबसे अमीर व्यक्ति, भारत के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति शिव नडाल एंड फैमिली जो HCL के हैं वो है तीसरे सबसे अमीर शिव नडाल। चौथे सबसे अमीर सीरम इंस्टीट्यूट के साइरस पूनावाला। तो पांचवें सबसे अमीर सन फार्मा के दिलीप सांघवी हैं। तो पहला दूसरा तो बहुत बड़ा केस नहीं है, गौतम अडानी और मुकेश अंबानी। तीसरे नंबर पर कौन है? शिव नडाल एंड फैमिली HCL के। चौथे स्थान पर कौन है? सीरम इंस्टीट्यूट के साइरस पूनावाला। और पांचवें स्थान पर कौन है? सन फार्मा के दिलीप सांघवी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि महिला में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? तो जोहो कंपनी की राधा बेम्बू 47,500 करोड़ की संपत्ति के साथ शीर्ष पर है, महिलाओं में शीर्ष पर है। जोहो कंपनी की राधा बेम्बू महिलाओं में शीर्ष पर है, ये याद रखने योग्य बात है। रिपोर्ट के अनुसार जेप्टो के को-फाउंडर कैवल्य वोहरा तथा आदित्य पालिया क्रमशः 3600 करोड़ एवं 4300 करोड़ रुपए संपत्ति के साथ सबसे कम उम्र के अमीर कौन है?
जेप्टो के को फाउंडर कैवल्य वोहरा और आदित्य पालिया। अब आगे देखते हैं, भारत में अरबपतियों की संख्या अब बढ़कर 334 तक पहुंच गई है। आज का फोर्थ क्वेश्चन है, एसबीआई के नए चेयरमैन का कार्यभार किसने संभाला है? उत्तर है चल्ला श्रीनिवासुलु। उन्होंने श्री दिनेश खारा का स्थान लिया। एसबीआई के नए चेयरमैन का कार्यभार संभाला है चल्ला श्रीनिवासुलु ने। उन्होंने दिनेश खारा का स्थान लिया है। फिफ्थ क्वेश्चन है, महिला हॉकी एशिया कप का आयोजन 11 से 20 नवंबर के बीच कहाँ होगा? राजगीर में। ये इंपॉर्टेंट है। कम से कम बिहार के लिए आयोजित परीक्षा, बिहार एसआई, बिहार एसएससी सचिवालय सहायक, बिहार बीपीएससी पीटी, इन सबों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि अंतरराष्ट्रीय खबर के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये महिला हॉकी एशिया कप है। तो इसके बारे में और जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। यह पहली बार है जब बिहार में कोई अंतरराष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है और इस टूर्नामेंट में भारत के अलावे चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, थाईलैंड और मलेशिया कुल 6 टीमें हिस्सा लेगी। तो भारत में बिहार में पहला बार किसी अंतरराष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है राजगीर में। इस टूर्नामेंट में 6 टीमें हिस्सा लेंगी। वे टीमें हैं भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, थाईलैंड और मलेशिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस विदेशी विश्वविद्यालय का परिसर खोला जाएगा? उत्तर है साउथहैम्पटन। किस विदेशी विश्वविद्यालय का परिसर खोला जाएगा भारत में? साउथहैम्पटन। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, विश्व के 100 शीर्ष विश्वविद्यालयों में शामिल साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय का परिसर अब भारत में भी खोला जाएगा। यूजीसी के चेयरमैन डॉक्टर जगदीश कुमार ने केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की मौजूदगी में साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय के कुलपति को इस आशय के संबंध में आशय पत्र सौंपा। इस यूजीसी के चेयरमैन डॉक्टर जगदीश कुमार ने केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की मौजूदगी में साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय के कुलपति को इस संबंध में आशय पत्र सौंपा। किसने आशय पत्र सौंपा? यूजीसी के चेयरमैन डॉक्टर जगदीश कुमार ने। तो आगे है, यह पहल एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में परिकल्पित घर पर अंतरराष्ट्रीयकरण के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक कदम है। तो भारत में साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय का परिसर खोला जाएगा। इस संबंध में आशय पत्र डॉक्टर जगदीश कुमार ने साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय के कुलपति को सौंपा केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की मौजूदगी में। और यह पहल घर पर अंतरराष्ट्रीयकरण नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो परिकल्पित किया गया था उसके ओर एक कदम है। आज का 7वां क्वेश्चन है, शीतल देवी किस खेल की खिलाड़ी हैं? शीतल देवी किस खेल की खिलाड़ी? उत्तर तीरंदाजी। आइए इस बारे में और बातें हम लोग जान लेते हैं। भारत की महिला पैरालंपिक तीरंदाज शीतल देवी ने पैरालंपिक खेलों के कंपाउंड ओपन रैंकिंग में शानदार प्रदर्शन करते हुए 720 में से 703 अंक जुटाकर दूसरे स्थान पर रही। तो कंपाउंड ओपन रैंकिंग आर्चरी में 720 में 703 अंक जुटाए और दूसरे स्थान पर रही। शीतल इसी महीने ग्रेट ब्रिटेन के फोइबे पाइन पेटरसन के 698 रैंकिंग अंक के इस रिकॉर्ड को पार कर लिया था, लेकिन जल्द ही इनका रिकॉर्ड तुर्की की ओजनूर गेर्डिक्योर, जिन्होंने 704 अंक प्राप्त किए, द्वारा तोड़ दिया गया। विदित हो कि जम्मू कश्मीर की 17 वर्षीय शीतल देवी का जन्म बिना बाह के हुआ था और वे पैरों से तीरंदाजी करती हैं। तो उन्होंने जबरदस्त जज्बा दिखाया और पैरों से ही उन्होंने तीरंदाजी की और पैरालंपिक खेलों में जो रैंकिंग राउंड है उसमें दूसरा स्थान प्राप्त किया है
और अंतिम 16 में पहुंच गई हैं।